आपका स्टूडियो जो है वो प्रॉपर पॉडकास्ट मेड डिजाइन है। शहर सुबह और मुल्क को टर्न अराउंड होता हुआ देखेंगे। ये मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ताला कोशिश करने वालों की कोशिश कभी रायगा नहीं जाने देता। कि यहाँ से बलूचिस्तान से ईरान से टर्की से फिर किसी जो है वो बोट में बैठकर इल्लीगल तरीके से इल्लीगल माइग्रेंट बनकर किसी यूरोप के शहर में जाने की कोशिश करें और रास्ते में कश्ती डूब जाए, खुदा न खास्ता, और सैकड़ों लोग मर जाएं। $5 खरब 25 इंडियंस के हाथों में $5 खरब। वो उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट, आज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कौन लेकर आ रहा है? वो जो एक्सपेट्रिएट्स जो कि इंडिया से तालीम हासिल करके बाहर गए। सिर्फ मेरे जमाने की बात है, कुछ सदियों पहले बात की बात नहीं है। 14 साल पहले 2008 में ये शहर डिक्लेयर हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि वर्ल्ड 12 मोस्ट डेवलपिंग सिटीज इन द वर्ल्ड। लाहौर नहीं था उसमें। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? कैसे ठीक हैं आप? ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फील कर रहे हैं आज के कराची में? आज के एक तो आपके स्टूडियो में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, आपका स्टूडियो जो है वो प्रॉपर पॉडकास्ट मेड डिज़ाइंड है। और आज के कराची में मैं होपफुल फील कर रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा हूँ। थिंग्स आर वेरी चैलेंजिंग और ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला उसको। तो आज का कराची देख के आपको अपना टाइम याद आता है जब आप मेयर होते? दुख से याद आता है, तकलीफ़ होती है और बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हमने कहते हैं कि अपने खून तो नहीं लेकिन पसीने से इस शहर को 5 सालों तक अपने सामने की अरबों रुपए की रिश्वत, हराम, पावर, पैसा, ज़मीनें, सब कुछ छोड़कर अल्लाह ने मेहरबानी की कि हमारे नफ्स पे अल्लाह ताला ने काबू दिया। और सब कुछ छोड़कर जब लोग कोई देखने वाला नहीं होता था, लोग सो रहे होते थे रातों में, तो घर से निकल कर रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह के 6 बजे तक आंधी में, तूफ़ान में, जब लोग अपने घरों को भाग रहे होते थे, अपने शेल्टर ढूंढ रहे होते थे, तो मुस्तफ़ा कमाल और उसकी टीम जो है वो इस रोड पर खड़े लोगों को की सुबह को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी रातों को कुर्बान कर रहे होते थे। तो वो सब कुछ जो है वो अपने सामने तबाह बर्बाद हो गया सारा कुछ। और कोई जो है वो फ़िक्र नहीं है किसी को। सबसे बड़ी बात है, कोई फ़िक्र नहीं है किसी को। तो इससे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है, पालता है। तो ये शहर अगर नहीं बन सका ना तो पाकिस्तान नहीं बन सकेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब कराची को देखते हैं आपके सामने जब 2-3 शहरों का जब कंपैरिजन आता है कि लाहौर आगे चला गया, इस्लामाबाद आगे चला गया, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों का भी यही कहना है कि जो कहते हैं कराची है वो पालता है, लेकिन कराची के अपने हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब इस शहर को देख के मैं यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी है वो भी छोड़ के जा रहा है। तो एज एन मुस्तफ़ा कमाल आगे जाके क्या प्लान्स हैं कराची को लिफ्ट करने के? सिर्फ मेरे ज़माने की बात है, कुछ सदियों पहले बात नहीं है। 13 साल पहले, 14 साल पहले 2008 में ये शहर डिक्लेयर हुआ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि वर्ल्ड 12 मोस्ट डेवलपिंग सिटीज़ इन द वर्ल्ड। लाहौर नहीं था उसमें। 12 दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। लाहौर की ब्यूरोक्रेसी की टीमें बाकायदा वहाँ की पंजाब की मैनेजमेंट उनको हमारे पास समझने के लिए, सीखने के लिए भेजती थी। ये BRT का लफ्ज़ पहली दफ़ा पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल से लोगों ने सुना है। हमने कंसीव किया प्रोजेक्ट, हमने सालों पहले हम लोगों को लेकर आए, एक्सपर्ट लेकर आए। तो बस रैपिड ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा बगोटा के मैं मेयर को लेकर आया। उसने वो पायनियर था, एनरिके पेनिलोसा उसका नाम है। उसको हमने एक्सपर्टीज़ दी, चीज़ें नहीं कर दिया कि ये अंडर पासेस, फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट दिया। अंडरग्राउंड जो यूटिलिटीज़ है उसको कैसे जो है वो सही करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट दिया। कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया। 1339 कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम, जाके आप एक कॉल करें 1339 पे और मेयर के पास स्क्रीन पे आपकी सारी प्रॉब्लम आ जाती। सारे जो डिपार्टमेंट्स के हेड, ये सब कुछ सीखने के लिए पंजाब से ब्यूरोक्रेसीज हमारे पास 2-3 दिनों के लिए आया करती थी और उनको हमारे लोग अफसरान लेकर प्रोजेक्ट्स पे लेकर जाकर उनको समझाया और सिखाया करते थे। उस वक्त का चीफ जस्टिस पाकिस्तान भरी अदालत में कहता था, अगर किसी अपने पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को और एडमिनिस्ट्रेशन को डांट रहा होता था और कह रहा होता था कि अगर काम देखना है और सीखना है तो जाकर कराची में मुस्तफ़ा कमाल से देखो और सीखो। तो दैट वॉज कर लाहौर वॉज नो वेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर मेरा शहर है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा शहर है। लाहौर मेरा घर है
कराची मेरा बेडरूम है, बेडरूम जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पे आप थक हार के आके आराम करते हैं, तो कराची मेरा बेडरूम है। ये पूरा मुल्क मेरा घर है। कोई कोई कुछ ड्राइंग रूम होंगे, कुछ लॉन्स होंगे, कुछ, तो लाहौर भी मेरा घर है। मुझे तरक्की देख के खुशी होती है, लेकिन आज कराची को जहाँ था उससे बहुत आगे होना चाहिए, लाहौर से बहुत। और ये हो सकता है। आज 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, 22,000 अरब रुपए खर्च किए। कराची आज वर्ल्ड रैंकिंग में वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में, अच्छे शहरों में नहीं, वर्स्ट लिविंग सिटीज़ के स्केल पे कराची का चौथा नंबर है, दुनिया का चौथा इंसानों के रहने की बदतरीन जगह है। तो 15 सालों की पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी में हम 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों से शिफ्ट होकर 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह पे, ऐसी जगह बदतरीन जगह हो गई। तो ये कहते हैं अडॉप्शन का मसला था, या इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, या जो चीज़ें बनाई गई थी उनको एक क्या मसला? नियतों का मसला। अच्छा, नियतों का मसला है, करप्शन का मसला है, किरदार का मसला है। जब आप सुबह इस शहर के चलाने वाले सुबह ये सोचकर निकलेंगे उन्होंने कितना हराम कमाना है रात तक, तो फिर यह असर होगा कि आज दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे खुले हुए गटरों में गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे गिरकर मर रहे हैं हर तीसरे दिन। ये कंट्रास्ट है। ये आपका एक कहते हैं मंशूर हमने देखा है, हमने आपकी कहते हैं आवाज़ देखी है, लेकिन लोगों का अब देखें, लोग डिसअपॉइंट है। आप खुद भी अब जाके मिलते होंगे कि ये हम क्या करें अब, लेकिन वो भी एक ही बात करते हैं कि अभी तो इलेक्शन से पहले आप ट्रांसफॉर्मेशन, हम कराची तब्दील कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन क्या इलेक्शन के बाद फिर से वही एक रीत चलाई जाएगी कि सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे, या ट्रांसफॉर्मेशन के प्लान? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। हमारे पास बातें नहीं हैं, हमारे पास हमारी लेगेसी है काम की। किसी के पास है? कोई 15 साल सूबे पे हुक्मरानी करके जाके कोई एक यूनियन काउंसिल दिखा सकता है कि मैंने एक यूनियन काउंसिल सिंध में मॉडल यूनियन काउंसिल बना दी है? मॉडल मैं 2005 से 2010 का शहर दिखा सकता हूँ, डॉक्यूमेंटेड है, तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, तमाम लोग 3 करोड़ लोग इसके गवाह हैं। तो हमसे बोल नहीं रहे, हमने करके दिखाया है और हम दोबारा करके दिखा सकते हैं। बहुत फ़र्क है दूसरों की बातों में और हमारे अमल में। हमने पहले तो हमें तजुर्बा नहीं था, अब तो तजुर्बा भी है। पहले तो हमने जो है वो ये वाला तजुर्बा नहीं था, अब तो 15 सालों में लोगों को भी तजुर्बा हो गया कि जो लोग बातें करते थे, पीटीआई का वज़ीर आज़म रहा, गवर्नर रहा, सदर रहा, 14 सीटें रही एमएनए की, 28 एमपी की सीटें रहीं, तिन के बराबर का काम नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी 15 सालों से सूबाई हुकूमत में 3 के बराबर का काम नहीं कर सके, बल्कि जो मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको सिर्फ मेंटेन करना था, वो मेंटेनेंस भी नहीं कर सके, क्योंकि नीयतों का फतूर है। नीयतों को फतूर है, हराम कमा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बात बताई कि 300 अरब रुपए मैंने अपने हाथों से खर्च किए, 30,000 करोड़। आज 13 साल हो गए मुस्तफ़ा कमाल उस जगह को छोड़े हुए, मेरे सारे सियासी मुखालफिन वहाँ पे। 1 रुपये चोरी करने, हराम कमाने का मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा नहीं सकता, लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। मुझे तो डकैती करने का मौका मिला। 300 अरब रुपए, तो आज जो मेरे भी बहन भाइयों के अकाउंट से मेरी भी कोई फ़र्क होनी चाहिए है, वहाँ से भी कोई पैसे निकलने चाहिए। नहीं है इस शहर में कोई शादी हॉल, कोई पेट्रोल पंप, कोई ज़मीन, एक गज़ ज़मीन निकाल। ये किरदार अगर नहीं होगा तो फिर आप ये शहर को नहीं बना सकते। फिर यही होगा जो शहर का भी हाल है। जो मैंने बात की ना पार्ट ऑफ सिस्टम की, इसका मतलब ये है कि अब देखें, आप जिस पार्टी में आप खुद हैं अभी, और आप भी कहते हैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा एडवोकेट थे कि पार्ट ऑफ सिस्टम का मतलब ये है कि जोन सी भी मतलब हुकूमत आए उसका पार्ट बन जाओ, ठीक है। तो उस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती, फिर उसमें आपको एक अलग से खेलना पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए अपलिफ्ट के प्लान्स, क्या आपके साथ वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? ख़ास तौर में कहते हैं कराची के वहाँ, क्योंकि 15 साल से आप लोग भी इसी शहर में हैं, इसी शहर में हुक्मरानी भी कर रहे हैं, तो क्या अभी कोई प्लान्स हैं आपके? जब मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था, तो उस वक्त भी हम इसी हिस्से में हुकूमत में थे जी, इसी तरह की सिचुएशन में थे। थोड़ा सा हमें स्पेस मिला उस हुकूमत में रहते, आपको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस मिला, डिवोल्यूशन ऑफ पावर थी निज़ाम में, लोकल गवर्नमेंट में थोड़ी सी स्पेस थी, हमने डिलीवर करके दिखा दिया। ऐसा डिलीवर करके दिखा दिया कि आज लोग उसको बेंचमार्क बनाकर आप मुस्तफ़ा कमाल के कामों को याद करते हैं, ठीक है। ऐसी है
ऐसे ही है। ठीक है। हम हर हुकूमत का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ब्लंट विथ यू। क्यों? क्योंकि हम इलेक्शन में इसलिए नहीं जाते कि लोगों को जाकर बोलेंगे कि भाई आप हमें वोट दो, मैं उसके बाद डिस्के बजाऊंगा ओपोजिशन में बैठकर। इसलिए लोग वोट नहीं देते। हम इसलिए वोट नहीं लेंगे लोगों से कि आप मुझे वोट दो, मैं हर जुमे की नमाज के बाद जो है वो किसी जमात की तरह जो है वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुजाहरा करूंगा 4 सालों तक। नहीं, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए, ताकि हम लोगों को सर्व कर सकें। लेकिन हमारे पास पूरी हुकूमत नहीं होती, हम हुकूमत का हिस्सा होते हैं। अब आपका सवाल है कि क्या दूसरी पार्टी हमारे एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने में रुकावट तो नहीं बनेगी? यस, बनेगी, बन सकती है, बनेगी, बन सकती है। हमारा काम यह है, हमें यह पता है कि अब पाकिस्तान में किसी के पास एब्सोलूट मेजॉरिटी नहीं आने वाली, ठीक है। हमारे वोट, किसी को वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आला बनना है, उसको हमारे वोटों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ये 2018 नहीं है, हम 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। 2013 की पोजीशन क्या थी कराची में? 20 सीटों में से एमक्यूएम के पास 17 सीटें थी कराची की, हैदराबाद पूरा था कराची पे। तो हम उस पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला हम वापस जा रहे हैं। तमाम ग्राउंड इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि हम उस पोजीशन पे इंशाल्लाह उससे अच्छी पोजीशन पे वापस जा रहे हैं ना। जब ये पोजीशन हो जाएगी कराची की, हैदराबाद की, फिर जब हमारे पास कोई हमसे वोट लेने आएगा वज़ीर आज़म बनने के लिए, वहाँ से हमारा इम्तिहान शुरू होता है। हम क्या मांगेंगे उससे? वजारत मांगे, सदारत मांगे, ठेके मांगे, ओहदे मांगे। आज की ये एमक्यूएम, उसने आगे का लाहेमल तय कर लिया पहले से। और वो क्या? वो एक पॉइंट एजेंडा है। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक पॉइंट वो क्या है कि हम कोई वजारत नहीं मांग रहे किसी से। किसी की भी हिमायत करने से पहले हम उससे आइन में 3 तरामीम मांगते हैं। 3 तरामीम आइन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मांगते हैं 3। वो क्या? जिस तरह से आम जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ, वो क्या है? जिस तरह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के डिपार्टमेंट महकमे आइन में लिखे हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दो। एक बात, जिस तरह से एनएफसी अवार्ड से आप सूबों को पैसे देते हो, सूबों को एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसी तरह से आप वहीं से मुझे डिस्ट्रिक्ट का जो शेयर है उसी एनएफसी अवार्ड में डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट दे दो। मेरे वज़ीर आला को ना दो पैसे। आप पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट एनएफसी अवार्ड जब आप बांट रहे हैं, वहीं से आप जो है वो डिस्ट्रिक्ट का शेयर वहीं से वफाक हमें दे दे, वहीं से दे दे। दूसरी बात, तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट नहीं है, जब तक मुल्क में एमएनएज और एमपीएस के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप मजाक है कि 2010 में इलेक्शन, मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं 2015 में जाके। 5 सालों तक एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। फिर 2020 में टेन्योर ख़त्म हुआ तो 2023 में जाकर इलेक्शन हुए। आप लोकल गवर्नमेंट की, हमारी सो कॉल्ड जमहूरी ताकतें इलेक्शन ही नहीं कराती, जो कि पहली सीढ़ी है जमहूरियत के पहले। तो इन 3 तरामीम को एमक्यूएम मांगती है। ये अगर तरामीम हो गई, इसके ऊपर हम वोट देंगे, इसके ऊपर मुखालफत करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निकलकर पूरे पाकिस्तान की गलियों पे और दहलीज़ों पे आ जाएंगे। पानी का इख्तियार, वसाइल, सीवरेज का, पार्कों का, हेल्थ का, एजुकेशन का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, लाइटों का, गैस का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे, सिटी पुलिसिंग का, ये सारे 35 ऐसे महकमे हैं जो कि नीचे डिवॉल्व हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको वज़ीर आला और वज़ीर की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका सवाल है कि क्या लाहेमल है? हमारा ये लाहेमल पूरे पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। हमें इख्तियारात और वसाइल नीचे ग्रास रूट लेवल पर आ जाएंगे। तो एमक्यूएम के पास आज जो एजेंडा है वो पूरे 70 सालों में किसी पार्टी, हम कहते हैं हम पूरे पाकिस्तान में जाकर कहेंगे कि आप हमें वोट मत दो, लेकिन जिसको वोट देते हो उससे ये आईनी तरमीम मांगो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी गली कुचों पे, तुम्हारे गांव गोठों पहाड़ों पे तुम्हारा इख्तियार वसाइल आ जाएंगे। पाकिस्तान लिबरलाइज हो जाएगा, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाएगी और सब लोग पाकिस्तान को ओन करने लगेंगे। पाकिस्तान वहाँ से फिर आगे चलना शुरू होगा। तो ये जो आपकी अभी तक की जो अपनी 3 जो आपने एजेंडा मुझे बताया है, तो ये एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक तो वो है ना कि आप अभी ये बयान करें कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो इम्प्लीमेंटेशन के हद तक आपके ख्याल से ये कितना मतलब एक्सेप्टेबल है जो इस चीज़ पे आइन में तरमीम करेंगे? कोई एक, देखिए पाकिस्तान में आप सुनते थे ना, सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई नारा सुनते थे ना, पीपल्स पार्टी ज़्यादा लगाती थी सूबाई खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी, सूबाई खुद मुख्तारी कब हो गई? 2008-9 में। 2008-9 में सूबाई खुद मुख्तारी हो गई।
जिससे इख्तियारात और वसाइल डिपार्टमेंट वफाक से सूबों को ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल दूं आपके सुनने वाले देखने वालों को। सिंध के बजट को आप 2007-8 का बजट उठा के देखें, 176 अरब रुपए का बजट है, 176। उसमें से कराची का शेयर है 33 अरब रुपए। ठीक है, और उसी सिंध के बजट में सब चीज़ें नेट पे पड़ी हुई हैं। आप जाके 2021-22 का बजट देखें, 2021-22 का सिंध का बजट है 1452 अरब रुपए। कहाँ से जंप हुआ? 176 बिलियन से कितने? 1452 बिलियन। क्यों? क्योंकि बीच में 2007 के बाद 2009-10 में सूबाई खुद मुख्तारी हो गई, 18वीं तरमीम पास हो गई और सारा इख्तियार और वसाइल वो सूबों को ट्रांसफर हो गए। जब 176 अरब रुपए थे सिंध का बजट, तो कराची को मिले थे 33 अरब रुपए। 1452 अरब रुपए का इजाफा और 1 अरब रुपए का कराची का इजाफा। जब 176 अरब रुपए का बजट था तो 33 अरब रुपए। तो इसका मतलब है सूबाई खुद मुख्तारी फ्लॉप हो गई। हम क्या कह रहे हैं? हमें सूबाई खुद मुख्तारी से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। हमें ज़िलाई खुद मुख्तारी चाहिए, हमें शहरी खुद मुख्तारी चाहिए, हैं? तो समझ रहे हैं? हमें यूनियन काउंसिल की खुद मुख्तारी चाहिए। इससे पाकिस्तान के गांव गोठों गलियों में, मेरे शहर में भी इख्तियारात और वसाइल जब नीचे आ जाएंगे, तो अगर मेरे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास, जो कि मेरे मोहल्ले में रह रहा होगा, मुझे पता है कि मेरे बच्चों के स्कूल के पैसे इसके पास आ रहे हैं, मेरे बच्चों के अस्पताल के पैसे इसके पास आ रहे हैं, मेरे पानी के पैसे इसके पास आ रहे हैं, मेरी गली के पैसे इसके पास आ रहे हैं, और वो अगर करप्ट निकल गया तो मैं नैब नहीं बुलाऊंगा, मैं मोहल्ले वालों को जमा करूंगा और जाके उसका दरवाज़ा खटखटाऊंगा और उसको गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालूंगा। ये जो मेरा हाथ उसके गिरेबान पे होगा ना, ये ही नैब का हाथ है, एंटी करप्शन का हाथ है। इस एक्सेस को आज तक आप किसी वजीर आला को नहीं पकड़ सके, किसी वजीर को नहीं पकड़ सके, क्योंकि वो आपको मिलता ही नहीं है। तो सारी पावर चूंकि उसके पास है और नीचे ग्रास रूट लेवल पे कोई जो है वो डिवोल्यूशन नहीं हुई हुई, इसलिए आपके मुल्क में ये वाला फ्लॉ है, ये प्रॉब्लम है। जब हम सारे इख्तियारात और वसाइल जो कि नीचे ग्रास रूट लेवल के हैं, जो दुनिया पहले 300 साल पहले कर चुकी, जब हम वो ले आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर जो है वो हमारी गली कूचे पूरा पाकिस्तान बिल्कुल चल पड़ेगा। आपके रेवेन्यू कलेक्शन ठीक हो जाएगी, सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाएगी, आप मोहल्लों में लोग लीडर निकलना शुरू हो जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में 1,80,000 इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, 1,80,000। आप इमेजिन करें, आज कहते तो रिजाल है कि लीडर ही नहीं है आपके यहाँ, पैदा ही नहीं हो रहा, क्योंकि लीडर पैदा करने की जो नर्सरी है उसको तो आपने बंद कर रखा है, और वो है लोकल गवर्नमेंट। अगर हर 1,80,000 4 सालों में, हर 4 साल के बाद 180 लीडर ग्रास रूट लेवल से निकलकर अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक और फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचे, तो आप इमेजिन करें कि हर साल 200 लीडर पाकिस्तान को मिल रहे होंगे। 20 सालों के बाद पाकिस्तान के बाद 1,000 से ज़ायद जो है वो लीडर होंगे। तो आपके पास चॉइसेस होंगे ना। आज तो आपको बेटा के बाप के बाद बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा, हम लगे पड़े हुए हैं। एक डेफिशिएंसी चल रही है और ये इस चीज़ का हल नहीं मिल रहा है इनको। मतलब आपकी बेसिक बात ये है कि जो डेफिशिएंसी है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो आपकी एक रीसेंट स्पीच के मुताबिक ये सारे मसाइल तब सॉल्व होंगे जब बेसिक मसाइल, जो आपने एक स्पीच में कहा कि कराची की आबादी डिजिटल सेंसस जो है वो पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम कहते हैं ग्रास रूट तक जाएंगे। तो डिजिटल सेंसस में क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा एडवोकेट हैं इस चीज़ के, तो आपके ख्याल से कितनी आबादी है कराची की? देखिए, कराची की आबादी अभी तकरीबन कम से कम 3.25 करोड़ है, हमें कम गिना गया। लेकिन आपको पता है हम पर कितना बड़ा डाका डाला जा रहा था? मैं आपके सामने सुनने वालों को बताऊँ। 7 अप्रैल का अखबार उठा के देखिए, 7 अप्रैल। और आपको सिर्फ आपके सुनने जानने वालों को मुझे पता है बहुत एजुकेटेड लोग होंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ जिन लोगों को थोड़ा सा नहीं पता हो उनके लिए कह रहा हूँ। सेंसस का डिपार्टमेंट वफाकी है जो सेंसस कराता है, उसके वजीर थे एहसन इकबाल साहब, प्लानिंग कमीशन के अंडर में ही आती है मिनिस्ट्री। लेकिन जो स्टाफ इस्तेमाल होता है वो सूबे के लोगों का होता है, सूबाई हुकूमत का होता है। तो सिंध में DCs प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसकी? पीपल्स पार्टी की। जो इन्यूमरेटर्स गए काउंट करने वाले, वो सारे सरकारी महकमे वाले लोग कौन गए? सरकारी पे सूबाई असेंबली के, सूबाई हुकूमत के। वो कौन थे? सारे पीपल्स पार्टी के। उन्होंने क्या किया? जो कराची की आबादी 2017 में 1,60,00,000 थी और जिसके ऊपर हमारा एतराज़ था और जिसकी वजह से सेंसस 5 साल वक्त से पहले हो रहा था, हमारे एतराज़ की वजह से कि भाई सेंसस 5 साल पहले, भाई 10 सालों के बाद होता ना सेंसस, ये 5 सालों के बाद हो रहा था। उस इन्यूमरेटर ने उन्होंने क्या किया? सूबाई के लोगों ने इस कराची की आबादी को 7 अप्रैल को ये डिक्लेयर कर दिया कि कराची की आबादी गिन ली गई है पूरी,
और कराची की आबादी 1,30,00,000 है। 1,30,00,000, पिछली दफ़ा से भी 30 लाख कम। हम चूँकि पीछा कर रहे थे, सबूत तो शवाहिद जमा कर रहे थे, हम ये सारे सबूत लेकर गए वज़ीर आज़म के पास। 5 दफ़ा उन्होंने हमें एक्सेस दिया, 11 दफ़े हमें जो है वो एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर ने एक्सेस दिया। तो जाकर डेट बढ़ी, 15 दिन 7 अप्रैल से लेकर 23 जुलाई को जब डेट क्लोज हुई है, तो जो पीपल्स पार्टी के इन्यूमरेटर्स और उनके सरकारी महकमे के लोग जो कराची की आबादी 1,30,00,000 गिन के बैठे थे, डेट ख़त्म कर दी थी, जब हमने उसको 23 जुलाई तक उसको डेट को लेकर गए तो वो आबादी 2,03,00,000 पर ख़त्म हुई है। 2,03,00,000 पे वो क्लोज कर रहे थे हमें कराची की आबादी को, सिंध की आबादी का 30%, हमने क्लोज किया उसको 37%, 7% का गैप। और 73 लाख लोग हमने डेट ख़त्म होने के बाद बाजियाब कराएं। नतीजा क्या हुआ उसका कि एक नेशनल असेंबली की सीट इंटीरियर सिंध से कराची शिफ्ट हो गई, 21 सीटों के शहर ये 22 सीटों का हो गया, और 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट सूबा सिंध अंदरून सिंध से शिफ्ट होकर कराची आ गई। तो 47 सीटों का ये शहर हो गया MPA के लिहाज से 44 के बजाय। ये हमने पीपल्स पार्टी के इस जबर के बावजूद उनसे एक तरह से बाजियाब कर, लापता लोग बाजियाब करवाए, 73 लाख लोग। तो अभी भी गिनती पूरी नहीं है। जिस दिन ये गिनती पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, हम ये समझते हैं कि जिसको सिंध पर फिर हुक्मरानी करनी है उसको कराची जीतना लाजमी हो जाएगा। ये आपने कहते हैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम बताया पहले कि अब ये कहते हैं आबादी का मसला है। दूसरा मसला ये है जो सबसे मेन है कि कराची को साफ़ नहीं किया जा रहा, कराची के सफाई का मसला। तो मेन अब मतलब कौन जिम्मेदार है? सब कहते हैं हमने कोशिश कर ली है। नहीं, देखिए मेन मसला तो गिनना ही है मेन। अगर एक घर में अगर 10 अफराद रह रहे हैं और अगर आप उनको 5 गिनेंगे और 5 के हिसाब से तकिए लाएंगे, बिस्तर लाएंगे, रोटी पकाएंगे, पानी लेकर आएंगे, तो 10 लोग खाने वाले होंगे और फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो घर में तो बलवा हो जाएगा। घर में जो है वो प्लानिंग नहीं कर सकते आप। तो आपको कुछ भी करने के लिए पहले घर के अफराद को सही गिनना ज़रूरी है, ताकि उसी हिसाब से उसकी अरेंजमेंट करेंगे। वेरी सिंपल। सिंध, पाकिस्तान, आप जो जहाँ है भाई, कल मुझे जो है यहाँ पर पानी का कोटा चाहिए, तो अगर मेरे पास लोग ही कम हैं, भाई 3 करोड़ लोग रह रहे हैं और मुझे 1.5 करोड़ का पानी मिला है, तो पानी तो कभी भी पूरा नहीं होगा। तो टैंकर में पानी है, लेकिन कहते हैं कराची के पास पानी नहीं है। 15 सालों में पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी ने एक कतरा नया पानी शहर में नहीं दिया, बल्कि जो पानी हमारे वक्तों में लाइनों में आता था, उन पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर उसी पानी को चोरी करके, हमारा ही पानी चोरी करके हम ही बेचते हैं। हमारा पानी चोरी कर सैकड़ों अरब रुपए का महीने का कारोबार है पानी का। ये कोई आम ठेले वाला तो नहीं कर रहा, ये कोई गरीब आदमी तो नहीं कर रहा, ये बड़े बड़े MPAs, वुज़रा, पुलिस के महकमे के बड़े अफसरान, सरकारी महकमे, उनके हाइड्रेंट्स चल रहे हैं, तो हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेचते हैं। तो मैंने बता दी ना, पहले ही बता दी कि द प्रॉब्लम लाइज विथ PPPs, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, उनको इतना ज़बरदस्त मौका था कि वो अगर चाहते तो पूरे सिंध में सबकी सियासत ख़त्म कर देते। 15 साल बहुत होते हैं, 22,000 अरब रुपए खर्च करके हम सब की सियासत ख़त्म हो जाती। उतना काम करते, लोगों की खिदमत करते कि लोगों के पास उनको वोट देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। आज उनकी हुक्मरानी के बाद हमें लोग और ज़्यादा डेस्परेट होकर याद कर रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते आओ और शहर को बचाओ। आपके नज़दीक ये जो कहते हैं कराची के लोग जो हैं, लेकिन जब एक बैनर हम लोग देखते हैं, कहते हैं कराची के सड़कों में कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो कराची के लोगों को एक स्पेसिफिक कहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों नहीं कहते हैं उठाया जाता? सिंध में वाहिद सूबा है जहाँ पर कोटा सिस्टम है, और ये कोटा सिस्टम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने ज़माने में सिंध पर लागू किया। और वो कोटा सिस्टम क्या है कि देही, हर जॉब और एडमिशन में देही कोटा जो है वो डोमिसाइल बनाए गए लोगों के, और हर देही कोटा 60%, शहरी कोटा 40%। इसके रिएक्शन में MQM बन गई कि हम ये कोटा सिस्टम नहीं मानते। कब? कि जब 40% शहरी कोटा मिल रहा था और देही कोटा 60% था। आज की ये पीपल्स पार्टी की जो नस्ल है, ये क्या कर रही है? ये उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। ये क्या कर रही है? जब देही कोटा ख़त्म हो जाता है तो
उसके बाद ये शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर उस शहर के नौजवानों के कोटे को खा जाते हैं। जाली देही सेंस से आए हुए लोगों या किसी के भी जाली डोमिसाइल बनाकर एक भी नौकरी शहर में नहीं देकर सारा का सारा कोटा जो है वो खा जाते हैं। और 5.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। एक आदमी कराची हैदराबाद का नहीं है, एक आदमी, एक लड़का कराची हैदराबाद का नहीं है। इससे बहुत मायूसी फैल रही है और जन्म ले रही है। इसको हमें ठीक करना है। तो ये क्या आवाज़ जो है कराची के लोगों की ये वीक है, तो जो ऊपर तक नहीं जा रही कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसलिए उनको कोई इतना। देखिए, हम एक बहुत बड़े नशेब व फराज से गुजरे हैं। आवाज़ तो है, लेकिन हमने एक बीच में एक टाइम आया जहाँ पर हम कुछ थोड़ा सा कर सकते थे और वो नहीं हो पाया। और बहुत सारे जिस जगह एक्सपेरिमेंट से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत कुर्बानियाँ दे दी गई। हमारी जो पार्टी उसका शोधा कब्रिस्तान पूरा आबाद इसी स्ट्रगल में, इन्हीं सारी चीज़ों में। बट आज का ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया का ज़माना है, आवाज़ पहुँचाने का ज़माना है। और ये मीडिया की वजह से आज जो है वो मज़ालिम उस तरह के नहीं हो सकते जो 1992 में 96 में इस शहर में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, घरों से निकाल कर 20 लोगों को मार देते थे, नौजवानों को। ये काम अब यह नहीं हो सकता ना, आज के दौर में नहीं हो सकता। तो हम समझते हैं कि अमन के साथ अपनी बात को सही डायरेक्शन में रखकर अब जब हम जो है वो ये जान लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत जल्द हुक्मरानों को हमारी बात माननी पड़ेगी। आपको नहीं लगता आज की यूथ जो है वो पाकिस्तान से थोड़ी मायूस है? लेकिन जिस टाइम पे आप बाहर गए हैं, आप भी 3 साल कहते हैं दुबई में गए थे, तो वो पाकिस्तानी आज बाहर जा रहा है और आप बाहर जाके वापस भी आ गए पाकिस्तान। देखिए, मुझे जो है वो डेफिनेटली मैंने अपनी ज़ात के लिए ये फ़ैसला नहीं किया। मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं, पैसे कमाने के, अपनी लाइफ को बनाने के, अपनी फैमिली की लाइफ बनाने के। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको एक इम्तिहान के तौर पे दी है और आपसे इस ज़िंदगी का हिसाब होगा। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे इस 2.5 करोड़ की आबादी में मेयर बनाया, MPA बनाया, वज़ीर बनाया, सेनेटर बनाया और मुझे एक नाम दिया, मेरी इज़्ज़त बनाई लोगों के दिलों में, मुझसे काम करवाया और मेरी एक वैल्यू बनाई। उस वैल्यू को अगर मैं अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करूँ और मर जाऊँ, कोई मसला नहीं, दुनिया में मुझे कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जब आपको ये पता है जिन मसाइल की आप बात कर रहे हैं कि बच्चे गटर में गिर रहे हैं, पानी आपके पास नहीं है, सीवरेज आपका घर से बाहर जाता नहीं है, पीने का पानी घर में आता नहीं है, यहाँ पे इंटीरियर सिंध में कुत्ते जो है वो काटते हैं बच्चों को, उनको वैक्सीन नहीं मिलती, आपके पास 70 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं सिंध के अंदर, अस्पतालों में दवा नहीं, रात को लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं, ये सारे मसाइल हैं। इस मसाइल पर मैं किसी दुनिया के कोने पर अपने बच्चों के साथ आराम से लग्जरियस लाइफ गुजार रहा हूँ। मुझे ये डर है कि अल्लाह ताला मुझसे जो है वो मरने के बाद पूछेगा कि तुझे तो पता था कि ये क्या कुछ हो रहा है, तुझे तो अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, तूने अपने से की कोशिश। नाकामी कामयाबी का अल्लाह रब नहीं पूछेगा, वो रब के हाथ में है काम। उसने नबियों को भी किसी पर कामयाबी नाकामी नबियों के भी हाथ में नहीं दी, पैगंबरों के भी हाथ में। लेकिन हर इंसान को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है उसको कोशिश करने का इख्तियार ज़रूर दिया है और उससे उस ज़माने के हालात के ऊपर उसके ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ कोशिश का ज़रूर पूछा जाएगा। मुझसे भी पूछा जाएगा, एक ठेले वाले से कम पूछा जाएगा, मुस्तफ़ा कमाल से ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मुस्तफ़ा कमाल को दिया ज़्यादा है, तो उससे इम्तिहान उसका बड़ा। इस सवाल के जवाब के लिए मैं यहाँ हूँ और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में हमें कामयाबी देगा। और वो कामयाबी क्या है कि हम इस शहर, सूबे और मुल्क को टर्न अराउंड होता हुआ देखेंगे। ये मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ताला कोशिश करने वालों की कोशिश कभी रायगा नहीं जाने देता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज जा रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इनके जाने में कोई मसला नहीं, जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए कि यहाँ से बलूचिस्तान से ईरान से टर्की से फिर किसी जो है वो बोट में बैठकर इल्लीगल तरीके से इल्लीगल माइग्रेंट बनकर किसी यूरोप के शहर में जाने की कोशिश करें और रास्ते में कश्ती डूब जाए, खुदा न खास्ता, और सैकड़ों लोग मर जाएं। ऐसे जाने की कोशिश बराए मेहरबानी ना करें। हमारे पास प्लान है। ये जो यूथ बल्ज है ये हमारा एसेट है, ये हमारी ताकत है। दुनिया में इस वक्त जो है वो नौजवानों की कमी हो गई है। दुनिया को नए नौजवान चाहिए। जापान को चाहिए, कनाडा को चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, जर्मनी को चाहिए। इन मुल्कों में नौजवान चाहिए। कौन से लेकिन नौजवान चाहिए? स्किल वाला नौजवान चाहिए,
हुनर वाला नौजवान चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी दरसगाहें हैं, वो बेरोज़गार नौजवानों को प्रोड्यूस करने की आमाइशगाह बन गई हैं, बेरोज़गार लोगों को प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री बन गई हैं। बेरोज़गार नौजवान डिग्रियां ले के बाहर निकल रहे हैं, वो तालीम ही नहीं है जिससे आप दुनिया में जाकर जॉब हासिल कर सकें। हमें अपने तालीमी निज़ाम को दुनिया की एक्सेप्टेबिलिटी के लेवल पर लेकर आए। जो दुनिया में जिस चीज़ की डिमांड है, हम अपने नौजवानों को वो तालीम दे रहे हैं। ये है एमक्यूएम का एजेंडा नेक्स्ट, और वेरी इमीडिएट 5 सालों में टर्न अराउंड कर सकते हैं, और हम उससे इकोनॉमी टर्न अराउंड कर सकते हैं। कैसे कि आज हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपने वोकेशनल सेंटर्स में हम हुनर दें और तालीम वो दें कि जिससे आप दुनिया में जाकर आप अच्छी नौकरी हासिल कर सकें और आपको लोग एक्सेप्ट करें। मिसाल के तौर पर इंडिया ने ये काम 30 साल पहले से कर लिया। आज दुनिया की 25 बड़ी दुनिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी, उसके CEOs इंडियंस हैं। एंड यू नो हाउ मच देयर बजट इज फॉर 1 ईयर? $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $5 खरब, 25 इंडियंस के हाथों में है $5 खरब। वो उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट, आज जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कौन लेकर आ रहा है? वो जो एक्सपेट्रिएट्स जो कि इंडिया से तालीम हासिल करके बाहर गए, उन्होंने अच्छी नौकरी हासिल की, वो फिर अपनी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में लेकर आ रहे हैं। आज हमारा रिजर्व है $6 अरब, इंडिया का रिजर्व है $607 अरब। आज हमारी IT की एक्सपोर्ट है $3.2 अरब, $3.2 अरब। इंडिया की IT एक्सपोर्ट है सिर्फ $270 अरब, 270। हमारी टोटल एक्सपोर्ट $30 अरब की है, टोटल उसकी IT एक्सपोर्ट जो है वो $270 अरब की है। लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा डॉलर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? एक्सपोर्ट से नहीं आ रहा, वो एक्सपेट्रिएट जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, रेमिटेंसेस के, वो कितने $31 अरब आ रहे हैं, $31 अरब आ रहे हैं आज। तो क्या होगा, हम क्या प्लान है हमारा? इन नौजवानों को जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, स्किल देके, वोकेशनल ट्रेनिंग। भाई आप बार्बर, सर्टिफाइड बार्बर बनाए ना दुनिया में, आप सर्टिफाइड नर्सेस बनाए ना, आप सर्टिफाइड जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ बनाएं, आप फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स वो बनाएं जिसकी दुनिया में डिमांड। तो क्या होगा, जब ये जाएंगे अपने डॉलर कमाएंगे, अपने मुल्क में डॉलर भेजेंगे, $100 बिलियन का हमारा पूरा। आज $31 अरब को $100 अरब कैसे ले? आप इमेजिन करें, ये जो हम $2 के लिए, $2 अरब के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं, कंडीशंस लेते हैं, ये $100 अरब पाकिस्तानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजे हमें वहाँ से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज तकरीबन 1 करोड़ इंसान पाकिस्तान का बाहर है, हमें इसको 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानियों पे लेकर आना पड़े। 3 करोड़ 20 लाख पाकिस्तानी जाएं, ट्रेंड जाएं, स्किल लेकर जाएं। ये जब 5 सालों में जब ये डॉलर भेजेंगे तो आपकी, और फिर ये एक्सपोर्ट लेकर आएंगे आपके पास इन्वेस्टमेंट लेकर। जिन कंपनियों के ये करता धरता बनेंगे, तो इनके पास अगर अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टमेंट की, तो ये कहाँ जाएंगे? ये पाकिस्तान आएंगे। तो इस तरह पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी एंड फॉरेन रेमिटेंसेस आएंगे, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी टर्न अराउंड हो सकती है। अगर हमने ये नहीं किया तो ये जो हमारे पास यूथ बल्ज है, ये किसी रॉन्ग नंबर के पीछे फिर लगेगा, फिर किसी रॉन्ग नंबर के पीछे लगेगा, ये फिर जलाएगा, घेरेगा, तबाही। अगर आपने इसको चैनलाइज नहीं किया तो ये फिर किसी नारे के पीछे अपने आप को भी तबाह करेगा और मुल्क को भी तबाह करेगा। चले, हमें उम्मीद है कि जो आपने जितनी बातें की हैं और साथ में जो आपका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान के हक में साबित हो। थैंक यू सो मच मुस्तफा भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।